अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने CSS 2025 में अपियर होना है। उन सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, जो मैंने जितना ऐसे के हवाले से जो मैंने देखा है, प्रेसी या बाकी पेपर्स के हवाले से ना। तो ये शॉर्ट वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आप लोग अगर इससे आपको बेनिफिट्स हो रहा है तो इसको आप लोग जरूर इसको इम्प्लीमेंट करें। मैंने इसको पेज के ऊपर लिखी हुई हैं ये सारी चीजें ना। सो मैं एक मिनट ये स्क्रीन शेयर कर दूं। तरतीब से हम बात करेंगे, ऐसे के ऊपर भी हम बात करेंगे और बाकी चीजों के ऊपर भी हम तरतीब से बात करेंगे ना, एक एक चीज के ऊपर। जहां तक बात है ऐसे की बात है ना, उम्मीद है आप लोगों ने ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ऑलरेडी बहुत सारी की होगी। सो इसमें मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करते। आ, ऐसे की जहां तक बात है ना, ऐसे की जब हम CSS में जाते हैं ना, CSS का जो ऐसे होता है ना उसको प्रिडिक्ट करना कि इस किस्म का ऐसे आएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। गेसिंग सेंस बंदा नहीं लगा सकता। सो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है कि ऐसे आप खुद से क्रिएट कर सकें। अगर आप ऐसे जो है उसी वक्त आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, अचानक कोई अजीब किस्म के टॉपिक आ जाते हैं, और अगर आपने उस किस्म की प्रैक्टिस नहीं की हुई, खुद से आपने ऐसे बनाने की, खुद से एक चीज बनाने की, खुद से ही आउटलाइन, खुद से ही पूरा ऐसे लिखने की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर वहां पर फिर अजीब किस्म के ऐसे अगर आ गए तो आपका पेन रुकना बंद हो जाएगा, आप पेन को फिर नहीं चला पाएंगे। सो आपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर खुद से प्रैक्टिस करनी है। अभी वो काम, मैक्सिमम वो काम नहीं करना कि आपने ऑलरेडी एक टॉपिक के ऊपर काफी रिसर्च की है, वो आपने अटेम्प्ट किया है। ऐसे भी अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन खुद से क्रिएट करना ऐसे वो बड़ा जरूरी है। वो फिर पेपर में फिर आसानी होगी वहां पर, ठीक है। एक ये बात आपने जहन में रखनी है, ऐसे खुद से आपने क्रिएट करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऐसे की जो आउटलाइन की जो लेंथ है ना, वो मैटर करती है। अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है और आपकी आर्गुमेंट्स कम है, तो आर्गुमेंट्स कम होने की वजह से भी वो डेफिनेटली फेल कर सकता है, क्योंकि आपका 2500 वर्ड्स तक आपके वर्ड काउंट ही पूरा नहीं हो रहा। तो वर्ड काउंट पूरा करने के लिए आपने आउटलाइन मैक्सिमम आर्गुमेंट आपने देने हैं, जो जो चीज आपसे पूछी जाए। इस बात को ध्यान से समझें कि जो चीज आपसे पूछी जाए उसके आपने 14-15 आर्गुमेंट्स देने हैं। जो चीज पूछी जाए आपने 4-5 नॉन असेंशियल हेडिंग देनी है। जो चीज पूछी जाए 14-15 वो, 3 चैलेंजेस 3 सॉल्यूशंस। तो इस तरह से आपकी 18-20 आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग के साथ आपके टोटल हेडिंग या मेन आर्गुमेंट्स जो होंगे वो 20-22 होने चाहिए, 20-22 के इर्द गिर्द, ठीक है। 20-22 के इर्द गिर्द अगर आपके आर्गुमेंट्स होंगे, तब जो है आउटलाइन वो आपकी परफेक्ट होगी। वो हमारा एक टीचर था, वो कह रहे थे कि एग्जामिनर आउटलाइन देखकर ही माइंड बना लेता है कि इस स्टूडेंट को पास करना है या फेल करना है, ठीक है। सो आपने आउटलाइन आपकी लंबी होनी चाहिए, मैक्सिमम आर्गुमेंट आपने देने हैं, ठीक है। शॉर्ट आउटलाइन हो सकता है वो शॉर्ट की वजह से भी बंदे को फेल कर दे। अच्छा, तीसरी बात ये है, लास्ट मंथ जो होगा ना, आखिरी महीना लगातार डेली ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, डेली पूरा लेंथ ऐसे। जब ये प्रैक्टिस होती है ना, जब आखिर दिन हम एग्जाम में जाते हैं ना, उस वक्त अगर हम एक दिन के अंदर 7 घंटे राइटिंग करते हैं, अगले दिन फिर 7 घंटे राइटिंग करते हैं, हमें फर्क भी महसूस नहीं होता। हमारा इतना स्टेमिना डेवलप हो जाता है कि हम एक दिन में 10 घंटे राइटिंग कर सकते हैं और हमें थकावट भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो लास्ट मंथ आपने कंटिन्यूअस राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एक ये बात हो गई। इसके बाद जो है, जहां तक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात है ना, आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं और उसके फेवर में भी आप जा सकते हैं। कुछ टीचर कहते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे के खिलाफ नहीं जा सकते, कोई भी पर्सपेक्टिव आप ऐसे का पकड़ सकते हैं जिसको आप अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं, उसको आप उसी के थ्रू पास कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऐसे की थीम की।
ऐसे कि कौन कौन से थीम इंपॉर्टेंट है। सीएसएस स्पेशल के अंदर भी फेमिनिज्म जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम था। ये फेमिनिज्म आपने जरूर तैयार करना है। फेमिनिज्म के हवाले से एसेस, वो ऐसे अगर आप सही लिख लेते हैं तो वो मैक्सिमम लोग वहां से पास होते हैं। फेमिनिज्म कैसे आपने जरूर अटेम्प्ट करना है अगर आ जाए, ठीक है। फेमिनिज्म की थीम आपकी तैयार होनी चाहिए। बाकी इंटरनेशनल पीस और रोल ऑफ एनजीओज, ये वाला ऐसे, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ऐसे के हवाले से, ये आपको आने चाहिए। खासकर फेमिनिज्म आपने जरूर तैयार करना है। अगर इसकी डायमेंशन आपको समझ में आती हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर दें। ठीक हो गया। सो ये बातें हो गई ऐसे के हवाले से ना। ये जब जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं, वहां पर 2 घंटे होते हैं। 3 घंटे का पेपर आपका 12 बजे खत्म हो जाता है, फिर आपका पेपर शुरू होता है 2 बजे। वो जो 2 घंटे होते हैं ना, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, उनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर की बात करते हैं। मैप्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आप नहीं बनाएंगे तो दूसरा बनाकर मार्क्स ज्यादा ले जाएगा। फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक उम्मीद है आपने सीख ली होगी, ठीक है। वो चीज आपको आनी चाहिए, जिस तरह पेपर अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका है। आपको ये बुक्स और कोटेशंस भी आपको आने चाहिए। कम से कम 15-20 किताबों के नाम आपको आने चाहिए और उनकी समरी भी आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट किताबें, ताकि उनको, बुक्स को और कोटेशन को आप मेंशन कर सकें। ऐसे, ये आंसर राइटिंग के अंदर, ऐसे के अंदर भी बुक्स के नेम्स मैं नीचे बता दूंगा। तो बुक्स और कोटेशन ये आपको आने चाहिए। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर की लेंथ जो है ना, लेंथ मैटर करती है। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं और आपकी क्वेश्चन की लेंथ भी ज्यादा है तो डेफिनेटली मार्क्स वो स्टूडेंट ज्यादा डिजर्व करता है। क्वांटिटी, आपने अच्छी राइटिंग की है और टू द पॉइंट है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट बातें भी कर रहे हैं, और लेंथ आपने ज्यादा की है, वर्ड काउंट आपका पूरा है, तो आपको मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, इसमें आप कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक भी कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे और आईआर के मैक्सिमम टॉपिक, आप एक टॉपिक तैयार कर लो, तीनों में आ जाएगा। इस किस्म का आप कर सकते हैं टॉपिक की ओवरलैपिंग। और दूसरी जरूरी बात जो है, रिसेंटली रिक्वेस्ट टॉपिक्स भी आ सकते हैं। 15 दिन 10 दिन पहले भी कोई इवेंट हो जाए ना सीएसएस के पेपर से पहले, वो भी पेपर में आ सकता है, और वो सीएसएस 2024 में ऐसा हुआ था, तो वो आ सकता है। ईरान का टॉपिक आया था, एक एग्जांपल के तौर पर मैं दे दूं। ईरान का टॉपिक बड़ा रिसेंटली हुआ था, पिछले 2024 से हम कह रहे थे कि ये नहीं आएगा, वो आया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आए या ना आए। इस्लामियात के हम कुछ कॉमन अहादीस हम याद कर सकते हैं जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल होंगे, उसको, उस बात को मोड़ कर आप उसको लिख सकते हैं उसको, ठीक है, इस्लामियात के उसको। बाकी जहां तक जनरल साइंस इन एबिलिटी की बात है, इस पेपर की हकीकत है, अगर आपने पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होगा ना तो ये पेपर आपको तंग करेगा। अगर आपने फास्ट पेपर के सारे सवाल हल कर लिए हैं, चाहे वो एबिलिटी के हैं या साइंस के हैं, तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन को लोग कहते हैं कि आखिर में करना चाहिए क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको पहले अगर बंदा कर ले, तो अगर आपको नहीं आता तो फिर उसको, उसके लिए जगह छोड़ दें आप, फिर आगे थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जैसे ही बीच में आपके माइंड के अंदर क्लिक कर जाए ना, डायरेक्ट मैथ के ऊपर दोबारा चले जाओ, मैथ को हल कर दो, तो इसको पहले ही करना चाहिए। आते हैं प्रेसिज एंड कंपोजिशन के ऊपर। वोकैबुलरी जो आपने रजिस्टर पे लिखी हुई होती है ना, वो अक्सर हम आसान वर्ड्स लिखते रहते हैं, लेकिन जीआरई की जो लिस्ट है ना, वो 750 वर्ड्स जो होते हैं, जो 4 ऑप्शंस के साथ दिए जाते हैं, वो बैरन की बुक के अंदर है 750 वर्ड्स, और चार चार ऑप्शन एक एमसीक्यूज के दिए हुए हैं। वो रिवाइज करने चाहिए, और ये उस वक्त भी रिवाइज करने चाहिए जब ऐसे का पेपर हो जाता है,
तो 2 घंटे होते हैं। उन 2 घंटों के अंदर आपने जीआरई की वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर आपने गैसिंग सेंस बिल्कुल नहीं लगानी, इसको पहले से ही सही तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये 10 नंबर के आएंगे। 10 नंबर बहुत बड़ी चीज है। प्रेसिज कि प्रेसी का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको स्टार्ट में पहले पहले इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। टाइटल, पहला 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 टाइटल जो है वो आपका टाइटल ही होना चाहिए, प्रेसी का टाइटल। जब पेपर की शुरुआत प्रेसी के टाइटल से करनी है। फिर नीचे आपने प्रेसी डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लेनी है। आखिर में टाइम की कमी की वजह से हम प्रेसी को गलत कर बैठते हैं। ओके हो गया। ईडियम्स गैसिंग सेंस के थ्रू किए जा सकते हैं अगर इनका सामना हो जाए। अब आते हैं आईआर के ऊपर, जेंडर स्टडीज के ऊपर, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी के ऊपर हम आते हैं। इन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट को पता नहीं होती, वो थ्योरी की एप्लीकेशन है। हर क्वेश्चन के ऊपर आईआर की थ्योरी अप्लाई हो सकती है, जेंडर की थ्योरीज अप्लाई हो सकती है, क्रिमिनोलॉजी की और सोशियोलॉजी की थ्योरीज आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई करते हैं तो उनके मार्क्स काफी अच्छे आते हैं। थ्योरीज, जेंडर स्टडीज की थ्योरीज भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन के ऊपर। आईआर की थ्योरीज भी मैं बताता हूँ, क्रिमिनोलॉजी की और सोशियोलॉजी की भी। अगर ये थ्योरीज अप्लाई कोई नहीं करता, तो मैं तो टीचर से सुनता रहा हूँ कि उसके मार्क्स अफेक्ट होते हैं बड़े। अगर थ्योरीज अप्लाई कर देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स, बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगेन वही बात मैं करूंगा कि बुक्स और कोटेशंस ये आपको आने चाहिए, खासकर जेंडर के हवाले से। ये भी मैं आपको बुक्स नीचे बता दूंगा, बताता हूँ नीचे, ठीक है। बुक्स मैं आपको नीचे बताता हूँ। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक मोस्टली सेम है, ठीक है। वो भी उसके ऊपर बात करते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग लेंथ मैटर करती है और प्रेजेंटेशन मैटर करती है। बाकी जो है, बाकी यूरोपियन हिस्ट्री जो है नीचे ये वाला सब्जेक्ट है। यूरोपियन हिस्ट्री जो है इसके मैप्स वगैरह मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यूरोपियन हिस्ट्री है। यूरोपियन हिस्ट्री जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है ना, लेकिन जो चीज पूछी जाए ना, एग्जैक्ट उसी का आंसर देकर क्वेश्चन को सही लंबा एक लेंथी आंसर देना, बड़े अच्छे मार्क्स बंदा ले सकता है। अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है कि कोई सब्जेक्ट काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये पता नहीं क्या, कैसे कैसे सवाल उसने दे दिए हैं। वहां पर बड़े सोच समझ कर जवाब देने चाहिए। अगर बड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए, बड़ा मुश्किल आ जाए, तो उस वक्त ना, अगर बंदा टू द पॉइंट आंसर दे दे, अगर एग्जैक्ट उस आंसर को आपने 2 पेजेस के अंदर भी हिट कर लिया ना, तो मेरे ख्याल में वो मार्क्स बंदा अच्छे ले सकता है। अगर आपने 20 पेजेस भी भर लिया ना एक सवाल के और रेलेवेंट नहीं है आपके, तो वो फिर क्रास ही लगाएगा और क्या करेगा। आगे चलते हैं। पाकिस्तान अफेयर की बुक्स, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और आईआर ऐसे के अंदर इन बुक्स की समरीज पढ़कर, ये जो बुक्स हैं इनकी समरीज पढ़कर इनको आप क्वेश्चन के अंदर एज अ रेफरेंस मेंशन किया जा सकता है। इनकी भी आपने समरी देख लेनी है। अगर आपने पढ़ी हुई है किताबें तो आप इसको समरी में आप इसको दे सकते हैं। और एक और पॉइंट बता दूं, शायद मुझसे भूल जाए, गजा के अंदर 45,000 लोग मर चुके हैं। अब यहां पर आप अल जजीरा को भी कोट कर सकते हैं, बीबीसी को भी कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को भी कोट कर सकते हैं, जियो न्यूज को भी कोट कर सकते हैं, किसी भी इदारे को आप कोट कर सकते हैं। ऐसे फैक्ट्स फिगर जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है, जो फैक्ट्स फिगर एक वाजे है, एक चीज है, उसके ऊपर आप किसी भी इदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को और किसी भी चीज को आप उसको थिंक टैंक को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अंडरस्टूड बात है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये कुछ राइटर्स हैं, इनकी भी आप रेफरेंसेस दे सकते हैं इन टॉपिक्स, रेलिवेंट टॉपिक्स के हवाले से। अच्छा, यहां पर मैं एक दो दो चीजें बता दूं। ये एक नावल है, 2 नावल हैं ये, 2 नावल। एक है क्रैकिंग इंडिया बाई वापसी सिधवा,
इसके अंदर वो कहती है कि रिलीजन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन का एक रीजन है, रिलीजन के ताल्लुकात के खराब होने का। वो एक कोटेशन है कि वन मैन्स रिलीजन बिकम्स द पॉइजन ऑफ अनदर, वन मैन्स रिलीजन इज पॉइजन ऑफ अनदर। इस किस्म की कोटेशन है इसकी, ठीक है। ये एक और नावल है अरुंधति राय की, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बाय अरुंधति राय। इसमें वो कहती है कि वो कश्मीर में मोदी जो है वो बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। thousands of people have been killed. Is this democracy or democracy? ये अरुंधति राय के अल्फाज हैं। तो इसको भी आप, इंडिया पाकिस्तान के कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं कि मोदी वहां पर गलत कर रहा है, वो एक ह्यूमन राइट की वायलेशन है। अरुंधति राय को मेंशन कर दो और ये नावल आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने बात की कि थ्योरीज आपने अप्लाई करनी है। क्रिमिनोलॉजी की ऑलरेडी सिलेबस के अंदर 5-6 थ्योरीज मेंशन है, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं हर क्वेश्चन के ऊपर, एंड के ऊपर, ठीक है। और ये थ्योरीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी, इनको आप चैट जीपीटी से या कहीं से देख लेंगे, आपको इन थ्योरीज की समझ आ जाएगी कि थ्योरीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म क्या है, लीगल रियलिज्म क्या है, फेमिनिज्म जूरिस्प्रूडेंस क्या है, प्रोटीन एक्टिविस्ट थ्योरीज क्या है, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली थ्योरीज भी आती हैं। इन थ्योरीज का उम्मीद है आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन के ऊपर। तो थ्योरीज की एप्लीकेशन मैटर करती है, मार्क्स, ठीक है। जेंडर स्टडी है, उसमें कुछ तो ये वाली थ्योरीज आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। ये जो जितनी भी थ्योरीज मेंशन है जेंडर स्टडी के ऊपर, ये वाली थ्योरीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के तो मेरे ख्याल में ये 8 थ्योरीज जो है ना ये काफी हैं। इनमें आप कुछ भी, आप 2 3 4 आप हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, मैक्सिमम के ऊपर अप्लाई होते हैं, आप अप्लाई कर दें। इन सब के ऊपर अप्लाई करने चाहिए थ्योरीज। हाँ, ये भी थ्योरीज हैं, वो वही क्रिमिनोलॉजी वाली है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी और ये फाइजोनल थ्योरी है, ये मुख्तलिफ नेम्स हैं उनके, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं, हाँ। अब मैं आपको बताता हूं जेंडर स्टडीज की कुछ बुक्स, जिन बुक्स की समरीज देखकर आपने जेंडर स्टडी के पेपर में या फेमिनिज्म के हवाले से कोई ऐसे आ जाए तो वहां पर आप लिख सकते हैं। द सेकंड सेक्स बाय साइमन डी बिवावर, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द केस ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन बाय शुलस्मिथ फायरस्टोन, सेक्सुअल पॉलिटिक्स बाय केट मिलेट है, जीन इकोलॉजी बाय मेरी डेली है, जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी है। ये तो उसकी बुक है, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से नाम भी चला गया इसका। इसको आप देख लें, ए बेनेडिक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन बाय मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, इनको आप देख लें। इन सारी बुक्स को आप इनको तरतीब के साथ इनके ऊपर आप रटा लगा लें और इनको आप रेफरेंस के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। किसी भी जेंडर स्टडी के क्वेश्चन के स्टार्ट में बुक्स के रेफरेंस से आप स्टार्ट ले लें। वही, अब जेंडर की क्या बात करेंगे, वुमेन सप्रेशन की ही बात करते, वुमेन सप्रेस है, वुमेन वो है, हाय हाय वुमेन तबाह हो गए हैं, बस ये बातें करनी है सारी। तो ये आप यहाँ पर डिटेल से बात कर सकते हैं। द फेमिनिन मिस्टीक बाय बेटिन फ्रीडन, द कलर पर्पल बाय एलिस वॉलकर। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं। बैड फेमिनिस्ट बाय रोक्सेन गे है। तो ये मुख्तलिफ फेमिनिस्ट हैं। और ये कुछ टेक्स्ट हैं जहां पर वो ये जो हमने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े थे कि मर्चेंट ऑफ वीनस, मैकबेथ, टू द लाइट हाउस, कार्ड लेटर, काइट रनर, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, या इनके ऊपर भी ये चीजें अप्लाई हो सकती हैं। सो ये बुक्स आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको आने चाहिए कोटेशंस, फेमिनिज्म के मुख्तलिफ कोटेशंस आपने याद करनी है। लाइफ ऑन द प्लेनेट इज बॉर्न ऑफ वुमेन, एंड रीना रिच कहती है द ट्रू मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म इज द यूज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग वुमेनली इमेज टू गेन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन सोसाइटी।
पामेला एंडरसन के अल्फाज हैं। फेमिनिज्म इज अ रेडिकल नोशन दैट वुमेन आर ह्यूमन बींग्स। चेरिस क्रमराल साहब ये कहते हैं। वर्जीनिया वुल्फ के अल्फाज आप देख लें। लैंग्वेज स्पीक्स इन मस्कुलिन। ये मुख्तलिफ किस्म की ये कोटेशंस हैं फेमिनिज्म के हवाले से, इनको आप देख लें, उनको डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। ये साइड के ऊपर हैं, यहाँ पर हैं। तो जेंडर स्टडी के हवाले से इन सारी चीजों को यूज किया जा सकता है। जेंडर स्टडीज के कोटेशन बुक्स और थ्योरीज मैं आपको बताता हूँ, थ्योरीज आपने कौन सी अप्लाई करनी, ये सारे वो है। और ये फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, ये जितने भी हैं ना, जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में वाकई बहुत कुछ कहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोट कर सकते हैं। उनके जो अल्फाज हैं या अहादीस हैं, ठीक है। ये कुछ फेमिनिज्म के कुछ कोटेशंस हैं, ये हैं। ये भी फेमिनिज्म के हवाले से है, ये भी फेमिनिज्म के हवाले से है। जेंडर देखें, क्रिमिनोलॉजी के, आईआर के मैंने थ्योरीज बता दी हैं। अब जेंडर स्टडीज के कौन सी थ्योरीज फर्दर हो सकती हैं? स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल लर्निंग, डी डीकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म, एसेंशियलिज्म, सोशल बॉन्ड थ्योरी, जेंडर परफॉर्मेटिविटी थ्योरी, हेल्थ थ्योरी, ये लुकिंग ग्लास थ्योरी है, साइको एनालिसिस है, मार्क्सिस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, सोशलिज्म है, ठीक है। बाकी ये क्रिमिनोलॉजी वाली हैं। लीगल पॉजिटिविज्म है, नेचुरल लॉ थ्योरी है, लीगल रियलिज्म है, क्रिटिकल लीगल स्टडीज है, फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वाली थ्योरीज आपने वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन थ्योरीज की जब आप समरी देख लें या वो क्या कहना चाहते हैं थ्योरीज के बारे में, वहां पर तो आपने सिर्फ 4-5 लाइनें ही लिखनी है ना। अच्छा, जेंडर्स के हवाले से मैंने कहा है कि ये थीम इंपॉर्टेंट है, इस थीम को आप प्रिपेयर करना चाहिए। अगर ये ऐसे में आ जाए तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जेंडर के हवाले से कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड, दुनिया में और पाकिस्तान में वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स हैं? सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, ह्यूमन राइट। यूएन ने क्या स्टेप लिए हैं, पाकिस्तान ने क्या स्टेप लिए हैं ग्रोथ के हवाले से? पाकिस्तान में उसका लेवल आप देख सकते हैं। दुनिया क्या कर सकती है, पाकिस्तान क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो सकता है, वुमेन का क्या रोल हो सकता है आईटी में। तो बाकी ये नीचे वाले टॉपिक तो ऑलरेडी ये गुजर चुके हैं ना, तो ये भी आपको आने चाहिए, इनका आपको अंदाजा होना चाहिए। तो इस तरह से जेंडर का थीम इंपॉर्टेंट है। और क्या है? हाँ, ये एआई के हवाले से मैंने देख लिया था। ये एआई को आप देख लोगे, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स, इनके हेडिंग्स आप जस्ट एक बार देख लेते हैं। आप इसको अगर आप देख लें, इसके ऊपर कुछ आप रिसर्च कर लें, तो एआई की थीम को भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो जो भी थीम आ जाए उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे। इसके और ये भी एआई के हवाले से है कि एआई के एडवांटेजेस क्या हैं मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डेमोक्रेसी, एंटरटेनमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इनको यूटिलाइज किया जा सकता है ना। इसके अलावा मैंने और क्या लिखा है? हाँ, ये वही चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे की डायमेंशन आपने देखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर आप देखते हैं, इकोनॉमी का एजुकेशन से, हेल्थ से, एनवायरनमेंट से, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, सोशल इश्यूज, ये सब सबसे इनका रिलेशंस हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स आप निकाल सकते हैं। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के हवाले से किस तरह आप कर सकते हैं ना। सोशल डायमेंशन देखते हैं, तो सोशल डायमेंशन क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स आप देख लें, ये चीजें आप देख सकते हैं। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ सही है, वो आपने कर लिया है। बाकी यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर आप मैप्स आप मेंशन कर सकते हैं। मैप जरूरी है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये मैप मैंने बनाया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के हवाले से। इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई थी, तो इस मैप को आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वाला मैप, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, मैं पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको जरूरत है मुझे मैसेज कर देना और पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएगा।
इटली का मैप है। ये भी इटली का मैप है, किस तरह से वो जो है टूटा था और किस तरह बना था, नेपोलियन के वक्त की बात है, ठीक है। ये नेपोलियन फर्स्ट फर्स्ट फेज में किस तरह वो बना, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज में किस तरह से वो सारा बन गया ना। ये बाल्कन कंट्रीज हैं, उस हवाले से आप इसको देख सकते हैं, बाल्कन क्राइसिस जो क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल यूरोप का मैप है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ये मैप है ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, 1914 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर मेन क्वेश्चन है, उसको आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के हवाले से बात कर सकते हैं। ये एक और है, हाँ, ये मिडल ईस्ट के हवाले से मैप है, इस मैप को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और मैप है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से इस मैप को भी आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट चीजें यूज हो रही है ना। ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, चाइना यूएसए का जो टेंशन है, ये जो उनकी जो ट्रेड वार है, वहां पर ये आएगा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ये जो जो स्ट्रेट ऑफ मलाइका है या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे इंट्रोडक्टरी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि इन एस्पेक्ट्स का शायद आप लोगों को पता ना हो। तो अगेन एक शॉर्ट ओवरव्यू अगर मैं दे दूं, तो ऐसे जो होते हैं ना, वो खुद से क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उस वक्त कोई भी डिफिकल्टी आपको ना हो, ठीक है। और उस वक्त 2 घंटे जो आपके पास टाइम बचता है पेपर के दौरान, उसको बंदा अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकता है। बाकी ऐसे अगर आ जाते हैं तो फेमिनिज्म वाले टॉपिक को मेरे ख्याल में स्किप नहीं करना चाहिए, अगर उसके डायमेंशन समझ में आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी इसके अलावा तो इजी है। और तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप इस हवाले से पूछ सकते हैं। सो ये कुछ मेन पॉइंट थे, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। तो बाकी, हाँ, पश्तो वाला एक सब्जेक्ट है। पश्तो आपने बड़ा सोच समझ कर करना है, वहां पर भी अनएक्सपेक्टेड सवाल तो कभी कभी मुश्किल आ जाते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो हैं, उनका भी आपने खास ख्याल करना है। एमसीक्यूज आपने मैक्सिमम अपने अटेम्प्ट करने हैं और उसको रिवाइज करने हैं ना। एमसीक्यूज एमसीक्यूज के बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते। सो थैंक यू। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करें और मैं आपको आपसे फिर वो डिस्कस कर लूंगा। तो थैंक यू।